हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अवधान को लेकर, प्रत्यक्षण और अवधान हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया ही था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्मृति, मेमोरी, इसको हम लोग देखेंगे। स्मृति का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकार और मापन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलेंगे। पार्ट 1 जो है आज का, ये जो वीडियो है पार्ट 1 है। अगर मैं यहाँ पर आपका सिलेबस में बताऊँ तो सिलेबस में यहाँ पर देखिए, ये वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्मृति के मूल प्रक्रम, स्मृति का मापन, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक, स्मृति के प्रकार, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले मेमोरी या स्मृति का एक परिचय देख लेते हैं, आखिर ये है क्या। तो देखिए, डेली टू डेली लाइफ में क्या है कि स्मृति किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, ये सभी आप जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए, क्या आपने कभी इस कारण उलझन महसूस की है कि जिस जानकारी व्यक्ति से आप बात कर रहे थे उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा था। यानी बाई चांस कोई आपके सामने आया और आप उससे मिले, लेकिन आपके दिमाग में उसका नाम नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, एक स्मृति का भुलावनापन है, ठीक है। या असहाय महसूस किया है जब परीक्षा से एक दिन पहले आपने जो कुछ अच्छी तरह से याद किया था वह परीक्षा के दौरान याद नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा सबके साथ होता है। पेपर के दिन जो हम रात में पढ़ के जाते हैं वो याद नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए क्या है, हम कौन हैं, हमारे अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाए रखने में, हमारी समस्याओं का समाधान करने में, निर्णय लेने में जैसे कार्यों में यह हमारी मदद करती है। कौन? स्मृति, ठीक है। स्मृति वास्तव में मनुष्य की एक अत्यंत रोचक किंतु घटना जटिल शक्ति है, क्योंकि स्मृति सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे परसेप्शन, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रमुख है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार सूचना या जो इन्फॉर्मेशन है मेमोरी में क्रमबद्ध की जाती है, कैसे लंबे समय तक इसे स्टोर रखा जाता है, और ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जिसके द्वारा ये खो जाती है, और किन प्रविधियों द्वारा, किन टेक्निक्स के द्वारा इसमें सुधार लाया जा सकता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके हिसाब से स्मृति पर किए गए मनोवैज्ञानिक शोध का इतिहास लगभग 100 वर्षों का है, ठीक है। मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से स्मृति या मेमोरी पर जो भी शोध किए गए हैं लगभग 100 वर्षों का इतिहास है। इसमें सबसे पहले नाम आता है स्मृति के पहले क्रमिक अध्ययन का श्रेय। देखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। स्मृति के पहले क्रमिक अध्ययन का श्रेय हर्मन एबिंगहॉस को जाता है, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने ऊपर ही कई प्रयोग किए और पाया कि हम कोई भी लर्निंग मटेरियल समान गति से या पूरी तरह से भूल नहीं जाते। प्रारंभ में भूलने की गति तेज होती है, किंतु क्रमशः यह स्थिर होती जाती है। अब देखिए, हर्मन एबिंगहॉस के बाद कौन आया? एक अन्य दृष्टिकोण था फ्रेडरिक बार्टलेट का 1932 में। उन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार स्मृति निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि किसके अनुसार स्मृति निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो फ्रेडरिक बार्टलेट 1932 के अनुसार स्मृति एक निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। सार्थक शाब्दिक सामग्री जैसे कहानियाँ और गद्यांशों की सहायता से उन्होंने प्रदर्शित किया कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो कुछ भी हम स्मरण और संचित करते हैं, यानी जो हम मेमोराइज करते हैं और स्टोर करते हैं, उसमें समय के साथ बहुत परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं। यानी कि टाइम टू टाइम हम उन्हें करेक्ट करते जाते हैं और संशोधित करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं। अतः जो प्रारंभ में हमने याद किया था और बाद में उसका पुनरुद्धार या रिकॉल किया, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये था इसका परिचय। अब आते हैं हम लोग मेमोरी के अर्थ पर, उसके तत्व और अवस्थाएं पर, ठीक है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, मेमोरी क्या है? एक सामान्य पद है जिससे तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखने की क्षमता से होता है।
यानी अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो मेमोरी क्या है? मेमोरी हमारे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी यादें हैं, जो भी इवेंट्स हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको मस्तिष्क में स्टोर करके रखने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वही क्या कहलाती है? हमारी मेमोरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए आज का कंप्यूटर का युग है, मोबाइल को ही ले लीजिए, तो मोबाइल भी जब आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो आप उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से उसे खरीदते हैं, और हर इंसान चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाला मोबाइल वो ख़रीदे। जैसे कोई 128 GB, 64 GB, मान के चलिए 1 TB, 256 GB, ऐसे स्टोरेज की हम लोग बात करते हैं मोबाइल ख़रीदते समय भी। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा जिसकी मेमोरी क्षमता होगी उतनी अच्छी उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से बात करें तो जैसे लेहमैन एवं बटरफील्ड ने क्या कहा है स्मृति को परिभाषित करते हुए कि विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही क्या है? स्मृति है। समय अवधि में 1 सेकंड से कम या संपूर्ण जीवन काल भी हो सकता है। यानी मेमोरी का जो स्टोरिंग टाइम है लेस देन 1 सेकंड से लेकर के लाइफ लॉन्ग है ना, लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। अब देखिए स्मृति के 2 पक्ष हैं, एक धनात्मक पक्ष और दूसरा ऋणात्मक पक्ष, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है या जो धनात्मक पक्ष है स्मृति का, वो कहता है कि पूर्व अनुभूतियों को याद करके रखने से होता है। यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? आपने जो कुछ भी सीखा वो आपके दिमाग में वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाए, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये कहलाएगा आपका धनात्मक पक्ष। लेकिन जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, अपने इवेंट्स को, अपनी पूर्व अनुभूतियों को भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं या असमर्थ होते हैं, तो ये हमारा जो है स्मृति का, मेमोरी का ऋणात्मक पक्ष कहलाता है। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि स्मृति का धनात्मक पक्ष जो है रिमेंबरिंग होता है। देखिए सिंपल से समझिए, स्मृति का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मतलब जो चीज़ हम याद रखने में समर्थ हो पाते हैं वो हमारा कहलाता है रिमेंबरिंग, और जिसे हम भूल जाते हैं या जिसे हम याद रख पाने में असमर्थ होते हैं वो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, और उसे हम कहते हैं फॉरगेटिंग। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्मृति का स्वरूप क्या है? देखिए स्मृति का स्वरूप क्या है, नेचर। तो देखिए क्या है, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, स्मृति किसी सूचना को एक समय तक धारित करना तथा उसका प्रत्यायन करना है। यानी कि मेमोरी क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टोर करना, यानी स्टोर करने का मतलब रिटेन करना, धारित करना, और उसके बाद उसे रिकॉल करना। ठीक है, रिकॉल करना, प्रत्यायन करना है, जो किस बात पर निर्भर करता है? जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का कॉग्निटिव वर्क किया जाना है। वो आपके कॉग्निटिव वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितने समय तक धारित करना है और रिकॉल करना है। कभी किसी सूचना को कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखना होता है, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसे केवल हमें एक पल की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए किसी अपरिचित का टेलीफोन नंबर है, उसको हम तब तक धारित करके रखते हैं जब तक कि हम टेलीफोन यंत्र में उसका नंबर डायल करने के लिए पहुंच नहीं जाते, है ना। या मान लीजिए अपने स्कूल के प्रारंभिक दिनों में जोड़ घटाव करने की जो विधि आपने सीखी थी वह कई वर्षों बाद भी याद रहती है। यानी स्मृति क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें 3 स्वतंत्र किंतु अंतः संबंधित अवस्थाएं होती हैं। देखिए स्मृति की अवस्थाएं कह लीजिए या तत्व कह लीजिए, कितने होते हैं? 3 तत्व होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? एनकोडिंग, सबसे पहला क्या है? कूट संकेतन, यानी जिसे हम लोग कहते हैं इनकोडिंग। दूसरा है स्टोरेज यानी भंडारण, और थर्ड है रिट्रीवल जिसे पुनरुद्धार भी कहते हैं। यानी कोई भी सूचना जो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है वह इन अवस्थाओं से अवश्य प्रवाहित होती है। अब कूट संकेतन क्या कहें तो देखिए कूट संकेतन क्या है? कूट संकेतन जो है इनकोडिंग जो होती है पहली अवस्था होती है स्मृति की, जिसका तात्पर्य क्या होता है? उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचना या इन्फॉर्मेशन जो है मेमोरी सिस्टम स्मृति तंत्र में पहली बार रजिस्टर की जाती है। यानी एनकोडिंग का मतलब क्या है? जब इन्फॉर्मेशन को मेमोरी सिस्टम में फर्स्ट बार हम लोग रजिस्टर करते हैं, पंजीकृत करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एनकोडिंग, ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके। यानी जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारी
सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित करता है तो वह हमारे नर्व इम्पल्सेस को उत्पन्न करता है और इन्हें हमारे ब्रेन के विभिन्न एरियाज़ में पुनः प्रोसेसिंग के लिए रिसीव किया जाता है। ठीक है, कूट संकेतन में आने वाली सूचना को आगे जो है प्रोसेस किया जाता है। अब देखिए क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के 3 तत्व या अवस्थाओं का वर्णन किया है। जैसा कि अभी शुरुआत में ही मैंने बताया, एनकोडिंग, जो कि मैंने बता ही दिया कि एनकोडिंग क्या है। कूट लेखन में किसी सूचना या एक्सटर्नल स्टिमुलस का परसेप्शन करके व्यक्ति उसे एक डेफिनेट फॉर्म या कूट या कोडिंग के रूप में नर्व सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में ग्रहण करता है। ठीक है, यानी हम क्या कहते हैं कि एनकोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे इन्फॉर्मेशन को एक ऐसा आकार या रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वे मेमोरी में प्रवेश पा सकें। साधारण बोलचाल की भाषा में मेमोरी ट्रेसेस का निर्माण होना ही संकेतिकी कहलाता है। देखिए, ये एक 1 लाइन डेफिनेशन है किसकी, एनकोडिंग की, कि स्मृति चिन्हों यानी मेमोरी ट्रेसेस का निर्माण ही एनकोडिंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। पंजीकरण मैंने बता दिया, इसे पंजीकरण भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पंजीकरण होता है। अब देखिए क्या है, जब व्यक्ति सूचनाओं को प्रयास करके जानबूझकर रजिस्टर करता है तो इससे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट और एफर्टफुल एनकोडिंग। यानी जब हम जानबूझकर कोई चीज़ याद करते हैं और उसे अपने मेमोरी में बैठाते हैं तो वो हमारा एक्सप्लिसिट और एफर्टफुल एनकोडिंग कहा जाता है। लेकिन जब हमारे मेमोरी में बहुत सी इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक स्टोर होती रहती हैं और उसे हम एनकोड करते जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है ऑटोमेटिक एनकोडिंग या अविवेचित संकेतिकी। इसे और हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ मेमोरी में जैसा कि मैंने बताया, इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले जो हमारे सेंसेस हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आते हैं, स्टिमुलस आता है तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए एनकोडिंग होती है, यानी इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड फॉर स्टोरेज। इन्फॉर्मेशन को किसके लिए कन्वर्ट कर दिया गया, स्टोरेज के लिए। उसके बाद आता है सेकंड, एनकोडिंग हो गई। एनकोडिंग के बाद होता है स्टोरेज का काम, यानी कि इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड इन मेमोरी। जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं मेमोरी में धारित हो जाती हैं, स्टोर्ड हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद रिट्रीवल होता है। रिट्रीवल यानी कि जब फिर कभी हमें इन सूचनाओं को, यानी जो हमने स्टोर कर रखी हैं, जो हमने रिटेन कर रखी हैं, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वापस जो है कि हम उसे रिट्रीव करते हैं, वापस लाते हैं। कहाँ से, मेमोरी से, दिमाग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एनकोडिंग के कुछ तथ्य हैं, जैसे कि एनकोडिंग के में जो है कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, ख्याल से काफ़ी लोच दिखलाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो व्यक्ति किसी भी उद्दीपक या पाठ की सभी विशेषताओं को इनकोडिंग नहीं करता है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की इनकोडिंग करता है। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों की इनकोडिंग होती है, उन्हीं सूचनाओं की इनकोडिंग होती है जिन सूचनाओं का उपयोग भविष्य में व्यक्ति करने वाला होता है। ठीक है, तो ये इनकोडिंग से रिलेटेड था। अब देखिए इसकी एक लिमिटेशन भी है कि ध्यान की कमी से, इनकम्प्लीट सेंसरी प्रोसेसिंग से और किसी सूचना को याद रखने की व्यक्तिगत प्रेरणा की कमी से संकेतिकी प्रभावित होकर कमज़ोर हो जाता है। अब देखिए दूसरी स्टेज है मेमोरी की, जैसे मैंने बताया था स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पर फिगर देखिए क्या था, पहले इनकोडिंग, दूसरी स्टोरेज, फिर रिट्रीवल। तो सेकंड है आपकी स्टोरेज। अब देखिए स्टोरेज क्या है, यह मेमोरी की सेकंड स्टेज है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एनकोडिंग द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित करके रखा जाता है। शुरुआत में ही बता दिया मैंने। ठीक है, दूसरे शब्दों में रिटेन की अवस्था में मेमोरी में प्रवेश पा चुके इन्फॉर्मेशन एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए धारित करके रखा जाता है। इसीलिए हम इस अवस्था को रिटेंशन भी कहते हैं या धारण भी कहा जाता है। थर्ड स्टेज मैंने बताया रिट्रीवल, यानी कि रिट्रीवल का होता है पुनः प्राप्ति। यह स्मृति की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में
मेमोरी में संचित सूचनाओं को रिकॉल एवं खोज की जाती है। यानी कि दूसरे शब्दों में बात करें तो पुनः प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता अनुसार व्यक्ति रिटेंशन या संचयन में मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचना की खोज करता है तथा उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, इसीलिए इसे रिमेंबरिंग भी कहा जाता है। अब देखिए इसके सिमिलर नेम्स याद रखिएगा। स्टोरेज को हम लोग रिटेंशन भी कह सकते हैं सेकेंड स्टेज में। रिट्रीवल जो है आपका रिट्रीवल, इससे हम लोग रिमेंबरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, रिमेंबरिंग भी कह सकते हैं। इसी तरीके से एनकोडिंग भी दो टाइप की मैंने बताया, ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट और एफर्टफुल एनकोडिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ फिगर भी मैंने दिखा रखा है। जैसे देखिए स्मृति के जो मेमोरी के जो मॉडल्स हैं, एक मॉडल है मल्टी स्टोर मॉडल, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसे। एक मॉडल है मल्टी स्टोर मॉडल, जिसे किसने दिया है, एटकिंसन एंड श्रिफिन ने, ठीक है। इसकी इमेज मैं शेयर कर दूंगा, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन जो मोटा मोटा मुझे भी समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एनवायरमेंटल इनपुट है, ये सेंसरी इनपुट है, फिर सेंसरी मेमोरी में जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यहाँ मेंटेनेंस है, ये फॉरगॉटन है, और उसके बाद ये है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सेकंड फिगर जो मैंने यहाँ पर लिया है, ये भी देखिए क्या है, एक तरीके का एनवायरमेंटल स्टिमुलस मिला हमें, सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारे स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस को लेते हैं, आइज़, ईयर्स, टंग और टच या स्किन, कैनेस्थेटिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंसरी मेमोरी, फिर उसके बाद आता है वर्किंग मेमोरी, फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये फिगर्स मैं डिस्कस कर दूंगा, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसको देख लीजिएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पर, स्मृति के प्रकार पर। तो अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकारों का वर्णन किया है। स्मृति चिन्हों को संचित करने की अवधि है ना, यानी कि मेमोरी ट्रेसेस को संचित करने की, स्टोर करने की जो टाइम पीरियड है और उसकी जो कैपेसिटी है, उसके आधार पर सबसे पहले हरमन एबिंगहॉस, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था, उन्होंने 1885 में मेमोरी के प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए इन्होंने, मेमोरी के 4 प्रकार बताए। सबसे पहली मेमोरी जो होती है सेंसरी मेमोरी होती है या संवेदी स्मृति जिसे हम कहते हैं। सेकंड होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघुकालीन स्मृति। थर्ड होती है चलन स्मृति या वर्किंग मेमोरी, और फोर्थ होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालीन स्मृति। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें इस फिगर में, तो देखिए क्या है। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने जस्ट बताया, सेंसरी मेमोरी यानी कि 4 टाइप की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी सेंसरी मेमोरी, फिर शॉर्ट टर्म, फिर वर्किंग, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद जो सेंसरी मेमोरी है वो भी 2 टाइप का, यानी कि पहला चित्रात्मक या आइकॉनिक मेमोरी, और दूसरी है आपकी इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक का मतलब चित्र से संबंधित है, इकोइक का मतलब ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी भी आपकी 2 टाइप की, पहली जो है डिक्लेरेटिव और फैक्ट मेमोरी, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो पहला पार्ट है उसे डिक्लेरेटिव या घोषणात्मक स्मृति या फैक्ट मेमोरी, तथ्य स्मृति कहते हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल मेमोरी या स्किल मेमोरी। देखिए ये नाम जरूर याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इस फिगर को डिस्कस किया है ताकि किस मेमोरी को और किस किस नाम से जाना जाता है वो आप लोग जान सकें। तो देखिए जो अघोषणात्मक मेमोरी है या जिसे प्रक्रियात्मक स्मृति कहते हैं या जिसे हम कौशल स्मृति कहते हैं, या नॉन डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल या स्किल मेमोरी, ये जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पार्ट है। उसके अलावा दूसरा पार्ट है डिक्लेरेटिव मेमोरी या जिसे हम फैक्ट मेमोरी कहते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं। इसका पहला टाइप जो है आपका एपिसोडिक मेमोरी है और दूसरा टाइप है अर्थगत स्मृति या सेमेंटिक मेमोरी। तो ये मेमोरी के टाइप्स हैं और उसके चार्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मेमोरी। देखिए क्या होता है। तो सेंसरी मेमोरी देखिए क्या है। सेंसरी मेमोरी वैसे मेमोरी स्टोरेज को कहा जाता है जिसमें सूचनाओं को सामान्यतः, अब देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकंड या उससे कम अवधि के लिए व्यक्ति अपने अंदर स्टोर रख पाता है। यानी जो सेंसरी मेमोरी है उसका जो स्टोरिंग टाइम होता है वो
1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड या उससे कम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए क्या है, इस स्मृति में उद्दीपक से मिलने वाली सूचनाओं को मौलिक रूप में अर्थात उसमें बिना किसी तरह के फेरबदल किए ही उन्हें संचित रखा जाता है। यानी कि ये जो मेमोरी होती है इसमें कोई भी इंसान जो है इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। ये जैसी रिसीव होती हैं वैसे ही दिमाग में पड़ी हुई होती हैं। अब देखिए सेंसरी मेमोरी के कारण ही व्यक्ति के सामने से स्टिमुलस के हट जाने के बाद भी उसका जो ट्रेस होता है, उसका जो चिन्ह होता है, थोड़े समय के लिए मस्तिष्क में बना होता है। देखिए जैसे आपके सामने मैंने कोई भी चीज़ एप्पल दिखा के आप हटा दिया तुरंत, तो आपके सामने एप्पल का एक इमेज जो है दिमाग में बन जाता है। वही लाइन यहाँ पर लिखी है कि ये क्यों बन जाता है, क्योंकि हमारी जो सेंसरी मेमोरी होती है वो उसको ट्रेस कर लेती है। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस हमारे सामने दिखा, एप्पल हमारे सामने दिखा, तुरंत उसको जो है हमारे सेंसरी मेमोरी में वो जाके स्टोर हो गया। ठीक है, इसलिए इसे सेंसरी स्टोरेज या सेंसरी रजिस्टर भी कहा जाता है। तो सेंसरी मेमोरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंसरी स्टोरेज और सेंसरी रजिस्टर भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सेंसरी मेमोरी जैसा कि शुरुआत में फिगर में भी मैंने बताया था 2 टाइप की होती हैं, आइकॉनिक और इकोइक। वही चीज़ यहाँ लिखी है। सेंसरी मेमोरी जो है आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आइकॉनिक मेमोरी पहली और दूसरी प्रतिध्वनि या इकोइक मेमोरी। अब देखिए क्या है, इकोइक का मतलब होता है चित्र वाली मेमोरी। जैसे एप्पल दिखा के मैंने हटा दिया तो एप्पल आपने देखा, सीन किया, तो ये इकोइक मेमोरी हो जाएगी। तो देखिए प्रतिचित्रात्मक में व्यक्ति देखे गए वस्तु या व्यक्ति के बारे में 1 सेकंड तक एक दृष्टि चिन्ह यानी विजुअल ट्रेस रख पाता है। यानी इकोइक मेमोरी का मतलब क्या होता है, विजुअल ट्रेस, जबकि सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया। आइकॉनिक मेमोरी होगा, जहाँ मैंने इकोइक मेमोरी बोला है, इकोइक जो साउंड से रिलेटेड होता है, यहाँ पर आइकॉनिक मेमोरी की बात मैंने की है कि आइकॉनिक मेमोरी में व्यक्ति देखे गए वस्तु या व्यक्ति के बारे में 1 सेकंड तक एक दृष्टि चिन्ह यानी विजुअल ट्रेस रख पाता है। जबकि इकोइक या प्रतिध्वनिक स्मृति में व्यक्ति किसी सुनी हुई आवाज़, उद्दीपक का श्रवण चिन्ह या ऑडिटरी ट्रेस, यानी देखिए ये जो है साउंड से रिलेटेड होता है। कौन सा, इकोइक मेमोरी, और ये साइट से या दृष्टि से रिलेटेड होता है। तो देखिए क्या है, ऑडिटरी ट्रेस अपने मन में 1 सेकंड से अधिक समय के लिए रख पाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फिगर है यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, इसको जो है लास्ट में जब लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये फिगर मैंने आपके सामने दे रखा है कि देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको बाद में देखेंगे। ह्यूमन मेमोरी में टाइप्स, जैसा कि मैंने बताया टाइम पीरियड के रिगार्डिंग, तो सेंसरी मेमोरी क्या है, लेस देन 1 सेकेंड है। शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी लेस देन 1 मिनट। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम, इसमें एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, डिक्लेरेटिव, एपिसोडिक, सेमेंटिक, प्रोसीजरल, जैसा कि अभी जस्ट मैंने इसको डिस्कस ही किया है। अब आगे देखते हैं, तो इसे भी जो है बाद में डिस्कस करेंगे। ये फिगर जो है ये एक पूरा प्रोसेस है वही मेमोरी का, स्टेजेस का, ये भी वही चीज़ है, इसकी इमेजेस मैं शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, दूसरी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर पेन का कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो देखिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। लघुकालीन स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी भी कहा है। देखिए ये याद रखिएगा, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसे विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी भी कहा है। इस मेमोरी की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली क्या विशेषताएं हैं कि यह मेमोरी या एसटीएम में कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब एसटीएम में किसी भी सूचना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं कितने समय के लिए स्टोर रहती हैं, तो 20 से 30 सेकंड। ठीक है, 20 से 30 सेकंड, ये याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशंस हैं 20 से 30 सेकंड तक के लिए स्टोर रहती हैं। विलियम जेम्स ने इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा है। ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे देखिए क्या है, दूसरी विशेषता यह है इसकी कि इसमें प्रवेश पाने वाली जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, सूचनाएं होती हैं, कमज़ोर प्रकृति की होती हैं, वीक नेचर होता है, क्योंकि
उन्हें व्यक्ति मात्र 1-2 प्रयास में ही सीख लिया होता है। ये क्यों कमज़ोर प्रकृति की होती हैं? क्योंकि व्यक्ति 1 ही 2 प्रयास में इन चीज़ों को सीख लेता है, इसलिए इसे कमज़ोर प्रकृति की कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी किसी अपरिचित से टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए उसके टेलीफोन का नंबर टेलीफोन डायरी से लेकर या डायरेक्टरी से लेकर उसके पास डायल करता है और बिज़ी सिग्नल पाकर 15 सेकंड रुककर पुनः डायल करना चाहता है, परंतु इस बार वह नंबर के सही क्रम को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भूल जाता है। तो इस उदाहरण में देखिए क्या है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको 15 सेकंड का दिखाया गया है तथा उस अपरिचित के टेलीफोन नंबर को भी मात्र एक ही अभ्यास में सीखा गया था। तो उस उक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हुआ कि एसटीएम में मात्र वैसी सूचनाएं होती हैं जिन्हें वर्तमान समय में व्यक्ति उसे संचित करके रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान का आपने फ़ोन मिलाया और पहली बार मिलाने के बाद वो बिज़ी जा रहा है, तो 15 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद आप दोबारा डायल करेंगे तो आपको दोबारा उसके नंबर को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो नंबर डायल करने की सूचना है वो केवल 20 से 30 सेकंड तक ही स्टोर रहती है। और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है कि एसटीएम को यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को अन्य नामों जैसे सक्रिय मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी और शॉर्ट टर्म स्टोर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्टिव मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है, स्मृति का नेक्स्ट टाइप जो है चलन स्मृति या वर्किंग मेमोरी। ठीक है, वर्किंग मेमोरी। अब हम लोग कहाँ आ गए? वर्किंग मेमोरी पर आ गए। अब देखिए वर्किंग मेमोरी क्या है, ये तीसरी टाइप है। इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक एलन बेडली ने किया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? एलन बेडली ने 2003 में क्या लिया था? वर्किंग मेमोरी। ये पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए क्या है, वर्किंग मेमोरी को हम लोग चलन स्मृति भी कहते हैं। वर्किंग मेमोरी भी एसटीएम यानी माफ कीजिएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी के समान एक सीमित क्षमता वाला स्मृति होता है। यानी देखिए क्या है, वर्किंग मेमोरी और एसटीएम दोनों लगभग सेम होते हैं। अंतर कहाँ पे होता है वो देखिए। दोनों की जो लिमिटेड कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी जो है लिमिटेड होती है, परंतु अंतर यह है कि यहाँ लघुकालीन स्मृति के समान सिर्फ सूचनाओं को निश्चित रूप से संचित ही नहीं किया जाता है, बल्कि इन संचित सूचनाओं को संसाधित भी किया जाता है। अब इसका डिफरेंस समझिए क्या है। ये वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो सूचनाएं हैं उसकी कैपेसिटी जो है लिमिटेड ही होती है, लेकिन इसमें जो सूचनाएं हैं केवल निष्क्रिय रूप से, है ना, पैसिव रूप से स्टोर रहती हैं, पैसिव रूप से स्टोर रहती हैं, यानी संसाधित नहीं की जाती हैं। लेकिन वर्किंग मेमोरी क्या है, इसकी भी जो कैपेसिटी है लिमिटेड होती है, लेकिन अंतर केवल इसमें इतना है कि इसमें जो सूचनाएं होती हैं एक्टिव होती हैं और सूचनाओं का जो है संसाधित किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, प्रक्रिया में रहता है। बस यही जो डिफरेंस है लॉन्ग टर्म, माफ़ कीजिएगा, वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में यही मेन जो है डिफरेंस यहाँ पर है। अब आगे देखिए बात करें तो क्या है, सचमुच में वर्किंग मेमोरी एक तरह का मेंटल वर्कबेंच है जिस पर सूचनाओं में मैनिपुलेशन किया जाता है, उन्हें संग्रहित करके भाषा को समझने की कोशिश की जाती है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं तथा समस्या का समाधान भी किया जाता है। यानी वर्किंग मेमोरी से वो सारे काम हो जाते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से नहीं हो पाते। अतः नाइबर्ग ने कहा है, नाइबर्ग ने क्या कहा है कि वर्किंग मेमोरी एक एक्टिव मेमोरी सिस्टम है, न कि लघुकालीन स्मृति के समान सूचनाओं को संचित करने वाला एक पैसिव मेमोरी सिस्टम। जैसा कि मैंने शुरुआत में अंतर में ही बता दिया अभी, सचमुच में जब एसटीएम अन्य मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा संयोजित हो जाता है तो यहाँ से चलन स्मृति का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जहाँ से शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम ख़त्म होता है उसके जस्ट आगे से वर्किंग मेमोरी का काम स्टार्ट हो जाता है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, यानी जहाँ व्यक्ति कई तरह से चिंतन आरंभ कर देता है, जब व्यक्ति कुछ सोच रहा होता है या समस्या का समाधान कर रहा होता है तो उस समय उसका चलन स्मृति या वर्किंग मेमोरी सक्रिय रहती
है या होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब व्यक्ति कुछ सोच रहा होता है या समस्या का समाधान कर रहा होता है तो उस समय कौन सी टाइप की मेमोरी सक्रिय होती है। तो ये होता है वर्किंग मेमोरी या चलन स्मृति जो है सक्रिय होती है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मेमोरी में 3 टाइप्स के मेमोरी। पहला सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा जो था वर्किंग मेमोरी। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में उसको पढ़ना है, उसके कई टाइप्स भी हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।